नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ गुंजन। खबरों की शुरुआत करते हैं। एटा के नगला संभल गांव में एक बाघ नजर आया है। गांव में एक घर की शेड पर बैठा हुआ बाघ नजर आया। नगला संभल के ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना भी दी है। पुलिस को भी ग्रामीणों ने बाघ के बारे में जानकारी दी। बाघ को अभी तक वन विभाग की टीम नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में वहां पर दहशत का माहौल है। एटा के नगला संभल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गांव में घर की शेड पर बाघ नजर आया है। वन विभाग को इसकी सूचना तो दे दी गई, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम इस बाघ को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस को भी ग्रामीणों ने बाघ के बारे में जानकारी दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बाघ को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी हाथ नहीं लगी है। और रंजीत ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजीत, वन विभाग की टीम का क्या कहना है, कब तक बाघ को पकड़ लेंगे, क्योंकि ऐसे में दहशत की भी स्थिति होगी वहां? देखिए, आपको बता दूं कि एटा जनपद की ये घटना है। एटा जनपद का गांव नगला संभल है, कोतवाली देहात क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर ग्रामीण कई दिनों से सूचना दे रहे थे पुलिस को और वन विभाग को कि उनके पैरों के निशान देखे जा रहे हैं बाघ के, और वो दहशत में थे। और वही घटना हुई आज तड़के। लोगों ने बाघ देखा, पुलिस को सूचना दी, वन विभाग को सूचना दी। आपको बता दूं, वन विभाग, पुलिस प्रशासन और कई प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने गाँव की बैरिकेडिंग करके इसको जो है नो एंट्री जोन घोषित किया है। बाघ को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बाघ है कि अभी न वन विभाग के न पुलिस विभाग के हत्थे चल रहा है। गांव के लोगों में तमाम मेला सा लगा हुआ है। वो एक तरफ तो दहशत जता है, दूसरी तरफ बाघ को देखने का भी उनके मन में है। तो कुल मिलाकर अभी बाघ को पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ये पहला मौका है, आपको बता दूं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले कभी यहाँ बाघ नहीं देखा गया, इसलिए ग्रामीण बहुत दहशत में है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रंजीत, यहाँ पर जैसा कि आप भी बता रहे कि पहली दफा लोगों ने इस तरीके से बाघ की दस्तक देखी है गांव में, तो उनमें भय भी है, उनमें डर का माहौल भी है। हालांकि वन विभाग कब तक इसे पकड़ता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं सीएम की छात्रों से मुलाकात की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आज यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर छात्रों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। प्रदेश के अलग अलग जिलों के 50 बच्चों को बुलाया गया है सीएम से मिलने के लिए। यूक्रेन के हालात और वतन वापसी के अनुभव पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे छात्रों से। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए जारी है ऑपरेशन गंगा। इस कड़ी में तमाम छात्रों को यूक्रेन से वापस लाया जा रहा है भारत। लेकिन अब छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम छात्रों से मुलाकात करेंगे जिनकी यूक्रेन से वापसी हुई है। ऐसे 50 छात्रों को सेलेक्ट किया गया है जो कि मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के कई शहरों में फंसे भारतीय छात्रों का भारत लौटना जारी है। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे यूपी के कई छात्र छात्राएं भी फंसे हुए थे, जिन्हें लगातार भारत सरकार की ओर से सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। यूपी के ऐसे ही कई छात्र अब अपने शहरों और घरों तक पहुंच चुके हैं। हम आपको ये 8 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गोरखपुर, बांदा, कासगंज, कौशाम्बी, लखीमपुर, बुलंदशहर, फतेहपुर और गोंडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां छात्र छात्रा अपने घर जब पहुंचे तो उनके घर वालों में खुशी का माहौल था। परिजनों ने राहत की सांस ली, सरकार का धन्यवाद भी दिया। यूक्रेन से जिनकी वापसी हुई है उन तमाम अलग अलग जिले के छात्रों को आप देख रहे हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री से मुलाकात भी इनमें से कई छात्रों की होनी है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से परिवार में खुशी है। शैलेश भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, जो छात्र वहां पर अभी भी रुके हुए हैं और जो वापस आए हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि करीब 800 के लगभग छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। क्या उनको बुलाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर तक पहुंचने में भी छात्रों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है? देखिए, अगर यूपी के हम आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर 800 नहीं बल्कि इससे भी बड़ी संख्या है जो अभी भी वापसी जिनकी नहीं हो पाई है। लेकिन ये भी मानना होगा कि लगातार प्रदेश सरकार जो है वो संपर्क में है, विदेश मंत्रालय के भी और जो दूतावास है अलग अलग जगह उनसे भी संपर्क में है। और
यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए आज से 3 दिन पहले तक की, तो 2500 से ज़्यादा जो यूपी के लोग यूक्रेन में फंसे थे उनका डेटा चिन्हित किया जाता है और उसमें से बड़ी संख्या में लोगों को बुलाए जाने की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे ही 50 लोग जो यूक्रेन से वापसी इनकी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों के हैं, लखनऊ के भी हैं, उन लोगों से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे अपने आवास पर मुलाकात करेंगे। और यहाँ पर हम देखिए समय मौजूद है, मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो यूक्रेन से लौटे छात्र जिनसे मुलाकात आज होनी है, उत्तर प्रदेश के जो वासी हैं वो पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। दूसरी एक जानकारी आपको बता दें कि अभी अभी यहाँ पर अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल अंदर गए। इसके अलावा तमाम और अधिकारी जो हैं, जो राहत विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, क्योंकि उन्हीं को जिम्मेदार बनाया गया है इसके लिए, यहाँ पर इन सब की वापसी के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो यहाँ पर इस समय आ चुके हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद में मुख्यमंत्री इन लोगों से, जो 50 स्टूडेंट्स हमने बताया, इनमें अधिकतर सब मेडिकल के ही हैं, इन सबसे मुलाकात करेंगे। उनका फीडबैक देखिए लेने के पीछे मकसद है क्या, वहाँ पर उनकी एक तो समस्याओं को जानना, दूसरा वहाँ से जब वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बॉर्डर तक इन लोगों को खुद पहुँचना पड़ रहा है, जो वहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद है, लेकिन बॉर्डर तक पहुँचना ही चुनौती हो जा रहा है। इस वजह से तमाम ऐसे लोग हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो फ्लाइट की सुविधा है, मान लिया रोमानिया बॉर्डर है, तो वहाँ से इन लोग को लाने की तो सुविधा है, लेकिन आखिर बॉर्डर तक कैसे पहुँचेंगे? तो वहाँ की जब फीडबैक देखिए लिया जाएगा इन लोगों से जो वहाँ से निकल कर आए इन हालात से, तो एक तस्वीर और क्लियर होगी कि बाकी लोगों को निकालने के लिए और किस तरह से प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, किस तरह से और रास्ते तलाशे जा सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू का काम हो सके, जो वहाँ पर लोग हैं उनको निकाला जा सके। तो ये कहीं ना कहीं मकसद है, यानी इन 50 लोगों के माध्यम से सरकार का जो फीडबैक होगा, उनसे और लोगों को और बेहतर सुविधाएं, मदद कैसे दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल शैलेश, बच्चों से फीडबैक भी लिया जाएगा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। जब मुलाकात होगी उस वक्त की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को आपके जरिए दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फिलहाल। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात सियासत की कर लेते हैं। फाइनल चरण की अंतिम तैयारी, यूपी में कल अंतिम चरण का चुनाव होने वाला है और 7वें चरण के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी। 7वें चरण के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होने वाला है। 9 जिलों की 54 सीटों पर कल वोटिंग होगी। 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला इस बार वोटर 7वें फेज में करने वाले हैं। और देखिए यूपी में 7वें चरण के लिए कल मतदान होना है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी और 54 सीटें हैं, इनमें से कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है। 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल वोटर्स करेंगे। वहीं आखिरी चरण में जौनपुर में भी मतदान है, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ईवीएम, वीवीपैट सहित सभी सामान काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। जौनपुर से संवाददाता रतीश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। आखिरी चरण में जौनपुर जनपद की 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू होंगी। उनकी तैयारियों को आपको दिखाते हैं। जबरदस्त तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के भी इंतजाम है। 17,300 से ज़्यादा मतदान कार्मिकों पर साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी। ये वही ईवीएम्स हैं जिनमें 9 विधानसभा जौनपुर की जिन पर चुनाव होने जा रहा है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत लॉक होगी। आज सभी मतदान कार्मिक यहां पर आकर इन ईवीएम्स को अपने पोलिंग बूथ पर ले जाने के लिए यहां पर जुटते दिखेंगे। और ये 9 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट मल्हनी की बताई जा रही है। ये लेकिन ईवीएम्स हैं और तमाम तरीके के जो सामान हैं जिनको मतदान कार्मिकों को यहाँ से दिया जाएगा और उसके बाद वो यहाँ से बूथ की तरफ जाएंगे। 2145 मतदान केंद्र बनाए गए हैं 9 विधानसभा के लिए और 3948 पोलिंग बूथ हैं। मतदान केंद्रों के साथ पोलिंग बूथ 3948 बनाए गए हैं और 261 जो सेक्टर हैं उनमें बांटा गया है। जोन की अगर बात की जाए तो 21 जोन और 3 सुपर जोन में पूरे जनपद को बांटा गया है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी, पुलिस पीएसी की भी तैनाती होगी ताकि कोई अनहोनी ना हो और साफ सुथरे निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। जौनपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो जौनपुर का रण इस बार बेहद दिलचस्प होगा और खास तौर पर मल्हनी सीट पर जो मुकाबला हो रहा है वो बेहद दिलचस्प है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश त्रिवेदी जौनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मोहम्मद मुइन मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पोलिंग पार्टियां आज रवाना होनी है। रतीश, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और क्या पोलिंग पार्टियां वहां से रवाना हो चुकी हैं? देखिए इस वक्त हम जौनपुर की पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में हैं और तस्वीरें आपको दिखाएं।
ईवीएम्स की तस्वीर दिखाएं, किस तरह से तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर तमाम मतदान कार्मिक आना शुरू हो चुके हैं। जो मतदान कार्मिकों पर जिन पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, ये ईवीएम्स की तस्वीर है। और तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, 17,372 मतदान कार्मिक हैं जिन पर जिम्मेदारी है मतदान कराने की। 9 विधानसभा क्षेत्रों में 261 सेक्टर्स में बांटा गया है, 32 जोन है और 3 सुपर जोन में बांटा गया है। तमाम जो मतदान कार्मिक हैं वो पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन पोलिंग पार्टियां अभी रवाना होना शुरू नहीं हुई हैं। कुछ देर में डीएम यहां पर आएंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद पोलिंग पार्टीज रवाना होना शुरू होंगी। लेकिन तैयारियां कुछ इस तरीके की हैं कि अब से कुछ देर बाद पोलिंग पार्टीज यहां से रवाना शुरू हो जाएंगी। और फाइट की अगर बात की जाए तो जौनपुर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला, रोचक मुकाबला जो है वो मल्हनी विधानसभा में है, जहां पर बाहुबली धनंजय सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के बिल्कुल रतीश 9 जिलों की 54 सीट है और ये आखिरी रण है। ऐसे में मुकाबला कई सारी सीटों पर है। चलिए अब वाराणसी का रुख कर लेते हैं। नीतीश पांडे वहां से हमारे साथ बने हुए। नीतीश, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें हैं वाराणसी से अभी? यूपी कॉलेज के मैदान में मैं मौजूद हूं और 5 जगहों से यहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। आप देखिए यहाँ पर कागजी प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है और ये जो वाहन है, आपको जो ये वाहन दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं वाहनों से जो पोलिंग के जो कर्मी हैं वो अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएंगे। लेकिन इस बार खास व्यवस्था की गई है। हर जो पोलिंग कराने के लिए जो कार्मिक हैं उनको कोविड किट दी जा रही है और इसके पहले उन सभी लोगों को बूस्टर डोज भी लगाया जा चुका है और पूरी तरह से सुरक्षा को अपनाते हुए जो पार्टियां हैं वो रवाना की जा रही हैं। आप देखिए ये यूपी कॉलेज मैदान की तस्वीरें हैं और आपको हर ओर यहाँ पर जल्दी जो कार्य हैं वो पूरे करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो कर्मी हैं वो लगातार अपने नाम को दर्ज करा रहे हैं और जो लोग हैं यहाँ पर वो भी यहाँ पर पूरी तरह से। तो तैयारी किस तरह की है, जो यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं किस तरह की तैयारी की है? यहाँ पार्टियों की तैयारी उधर हो रही है। ये ट्रांसपोर्ट विभाग का जो है गाड़ियों देने का स्टॉल है और उधर आगे जो है कार्मिकों के लिए स्टॉल लगा हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि कई बार हम लोगों ने, पिछली बार भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि तबेलों में बूथ बन गया, तो इस बार कुछ खास व्यवस्था की? इस संबंध में प्रशासन से आप बात कर सकते हैं। हम लोग ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट देखते हैं। ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या, तो किस तरह की व्यवस्था? हमारी व्यवस्था से ठीक है। जितनी भी गाड़ियों की डिमांड थी सब पूरी। ठीक है। कितनी गाड़ियों की डिमांड? 113 गाड़ियों की डिमांड थी सेवापुरी में, हमने पूरा कर लिया। बिल्कुल, एक विधानसभा में विभाग और अलग अलग जिम्मेदारियां हैं हर किसी के ऊपर और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है, मिर्जापुर की भी तस्वीरें देख लेते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। मोइन, मिर्जापुर में क्या तस्वीरें, पोलिंग पार्टियां क्या रवाना हो चुकी हैं या होने वाली हैं? देखिए, मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ भी 5 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। उसके लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाना है और इस वक्त हम उसी पॉलिटेक्निक ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां से पोलिंग पार्टियों की रवानगी होनी है। अभी रवानगी शुरू नहीं हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है वो यहाँ पर आ चुके हैं, अपनी ड्यूटी सिर्फ हासिल कर रहे हैं और इसके बाद अभी यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी पहुंचेंगे, दूसरे बड़े अधिकारी पहुंचेंगे। उसके बाद पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू कर दी जाएगी। तो अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, उसमें ये बैलेट पेपर्स है वो रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि सामने ईवीएम्स रखी गई हैं। ये ईवीएम जो है यही मतदान कर्मचारियों को दी जाएंगी। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है कि उन्हें पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाना है, वो कर्मचारी यहाँ पर लग चुके हैं और ये कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। पूरा मेले सरीखा माहौल है और अब से कुछ देर के बाद पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो जाएगी। तो मिर्जापुर में 5 सीटों पर मतदान होना है और 5 सीटों पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि बेहद नजदीकी, बेहद दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। अगर साल 2017 की बात करें तो मिर्जापुर में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर है क्योंकि पिछले प्रदर्शन को दोहराना उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो बूथों के अंदर की व्यवस्था होगी वो पैरामिलिट्री फोर्स के जिम्मे होगी, जबकि बाहरी सुरक्षा जो है वो बाहर की पुलिस के जिम्मे होगी। तो खास इंतजाम मिर्जापुर में भी किए गए हैं और अब से कुछ देर के बाद पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। रतीश आपका भी बहुत शुक्रिया। नीतीश पांडे आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। अब आपको दिखाते हैं 7वें चरण की उन सीटों का पूरा गुणागणित जहां कई दिग्गजों की साख दांव पर है तो कई महारथी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की, जहां की 8 सीटों पर कांटे की टक्कर है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की हो रही है, जिस पर टिकी है हर दल की निगाह, वो है शिवपुर की सीट।
गंगा के किनारे बसी इस नगरी काशी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां 7वें चरण में वोटिंग होनी है और आखिरी चरण में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला जिला है। सियासी दृष्टिकोण से देखें तो वाराणसी अहम भी हो जाती है, क्योंकि वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें हैं और हर सीट पर जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार जिस सीट पर कांटे की टक्कर है वो सीट है शिवपुर सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक और भाजपा की प्रत्याशी अनिल राजभर मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा के अरविंद राजभर मैदान में है। 7वें चरण के रण में पूरा जोर काशी पर है। राजनीतिक दल हर तरह से काशी में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डाल दिया और इसके साथ ही रोड शो किया, तो वहीं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रोड शो करके, दमदार रोड शो करके सड़क पर अपना दमखम दिखाया। दरअसल अनिल राजभर और अरविंद राजभर के बीच कांटे की टक्कर इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई थी उस वक्त सुभाषपा भी उसका हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन सरकार बनने के बाद जब भाजपा से सुभाषपा की राहें अलग हुई तो लगातार सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर अनिल राजभर रहे। आपको बता दें कि सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी अपना पूरा दम भरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब यह देखना होगा कि वोट और वोटर किसके पक्ष में जाते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं और अनिल राजभर को सीधी चुनौती दे रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 7 मार्च को जनता कर देगी और 10 मार्च को पता चलेगा कि शिवपुर की जनता ने किसके माथे पर किया विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट।